Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So here we are going to discuss a new topic from the novel The Return of the Native, and this topic from this novel will be probably the last topic of this novel. So but even then, if we need to discuss some more topic, or we will find out the important topic which we have not done yet, so we will discuss it later soon. So let's start or with the new topic, themes and style and the setting of this novel. Actually, we have already discussed the style of Thomas Hardy through his characters and through his style of writing in this novel, and we have already very well known about the themes. If I ask you to write about the themes, you can easily write them because we have expanded it on a very vast way because I have discussed this novel through different perspectives, but repeatedly there was repeatedly those characters were like coming, and there was discussion on those topics repeatedly. So here we are going to discuss the actual setting, the themes and style again. Actually, so even then, if we need to expand it, we will have to expand it. We will do it for sure. For now, let's get started. Themes. Themes, first of all, there is the topic of themes. जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी हमने एग्डन हेथ के लिहाज से जितने भी पर्सपेक्ट्स अब तक जो है एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, उसमें वही चीज़ें नेचर और टाइम और यही सारी चीज़ें रिपीटेडली आ रही हैं। नेचर का इंसान के साथ क्या रिलेशन रहा और एग्डन हेथ का क्या रिलेशन रहा, एज अ कैरेक्टर उसका क्या उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। एटमॉस्फेयर का हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, कैरेक्टर्स को भी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यही चीज़ें रिपीटेडली आएंगी आगे और आ रही हैं, लेकिन आपने करना क्या है कि इन्हीं चीज़ों को दोबारा से आपने नई पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू को या उस स्टेटमेंट को, जब मैं आपसे कहती हूँ कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब है कि न्यू स्टेटमेंट आपको मिलती है पेपर के अंदर या फिर किसी टॉपिक के लिहाज से आपको न्यू स्टेटमेंट दी जाती है, और उसमें आपको कहा जाता है कि स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करें। तो उस पर आपने क्या करना होता है कि सिर्फ उस जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करना है। उसके लिहाज से आपने उन पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करना, चाहे वो जिस तरह भी टॉपिक में भी आप रिपीटेडली कर चुके हों, लेकिन वहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उस लिहाज से आपने उन पे जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें रिपीट होंगी, कैरेक्टर्स की वही परफॉर्मेंस, वही उनके जो फॉल्ट्स, उनकी क्वालिटीज़, वही सारी चीज़ें रिपीटली आएंगी, लेकिन यहाँ पे हम उनको थीम के लिहाज से डिस्कस करेंगे। नई चीज़ में भी शायद एक दो चीज़ें आप पढ़ेंगे, जैसे कि टाइम है, टाइम का रोल क्या था पूरे नॉवल के अंदर, कहाँ पे किसके साथ ये वो लाइक एटमॉस्फेयर था, या जिनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए वहाँ पे टाइम का क्या रोल था, ये हम अभी देख लेते हैं। So, first thing is to be discussed is time. The role of time and effect of its passage are the major themes of the novel. टाइम और उसका इफेक्ट, यानी कि ठीक टाइम पे या गलत टाइम पे किसका किसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, और उसका क्या उस टाइम पे या उस इंसिडेंट की वजह से उस पे करेक्टर पे क्या उसका इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, नॉवल के अंदर द स्टोरी स्पेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 18 months। स्टोरी का जो टाइम पीरियड है पूरे नॉवल के अंदर, वो 18 months है। एंड द लैंडस्केप ऑफ द हेथ डज नॉट चेंज, और इन 18 months, 18 months में जो है जैसे हेथ का जो एटमॉस्फेयर है, वो जो लैंडस्केप है, वो जैसी थी वो वैसी ही रही है।
हमें बस कैरेक्टर्स की चेंजिंग आती हुई नज़र आती है, उनके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आती हैं, लेकिन कैरेक्टर्स वैसे के वैसे ही हैं। सॉरी, कैरेक्टर्स में चेंजिंग नज़र आती नहीं है, हेज वैसे का वैसे ही रहता है, उसकी लैंडस्केप वैसे की वैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती। दिस कंसिस्टेंसी इज शोन इन द पीपल हु लिव देयर इन द हेल्थ, और यही कंसिस्टेंसी जो है लोगों के अंदर नज़र आती है जो वहाँ पे रह रहे थे। कैरेक्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैरेक्टर्स में जो चेंजिंग नज़र आई वो उनके बिहेवियर की चेंजिंग थी, उनका जो उनकी जो नेचर थी, या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम क्लाइम की एग्जांपल लेते हैं तो एज ए रीडर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इसमें कोई जो है चेंजिंग नज़र आए उसके कैरेक्टर में, जो उसकी डिटर्मिनेशन है या इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो अपने ज़िंदगी में गलत फैसले ले रहा था अपनी माँ को खो दिया उसने, और इस तरह के जो इवेंट्स उसके साथ हो रहे थे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे एस्टिशिया का है, मे बी वो बाय द सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, वो सोचने लग जाए कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि वो अपने बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं लाते, बल्कि अपने उनका बस जो इंसिडेंट्स होते हैं उनमें चेंजिंग उनके साथ होती रहती हैं, और उनके अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता थ्रू आउट द नावल। वो उनकी कंसिस्टेंसी, हर एक कैरेक्टर अपने आप में कंसिस्टेंट रहा है, उनमें वो जो है जो चेंजिंग की ज़रूरत थी अगर वो हो जाती तो शायद वो उनके साथ वो ट्रेजेडी ना होती जो नॉवल के अंदर उनके साथ हुई। ऑलराइट, दे आर क्रिएचर्स ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि ट्रेडिशन की, यानी कि कहने के त्यौहार एक जो चलता है ना, अपने वक्त पे आप मनाते हैं त्यौहार, कहने के उस तरह से जो है ना ये भी एक ऐसी ही क्रिएचर्स है कि जो बस चलते जा रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही चलते जा रहे हैं, इसलिए इस सेंस में कहा गया दे आर क्रिएचर्स ऑफ ट्रेडिशन, जिस तरह के वो हैं, जिस हाल में भी हैं, ये जिस अतों के साथ हैं वो उसी तरह से वो चलते जा रहे हैं जिंदगी में, फॉलोइंग द सेम वेडिंग रिचुअल्स, the same harvest rituals, the same holiday traditions, and the same folk remedies which their ancestors have handed to them. Sorry. ये सारी चीज़ें हैं वो हैं जो रिपीटेडली होती जा रही हैं नॉवल के अंदर, और उनके साथ होती जा रही हैं, एक त्यौहार की तरह आती जा रही हैं और गुजरती जा रही हैं, जैसे कि उनके सिस्टर्स उनको जो है वो हैंड ओवर कर रहे थे। ठीक है, द कैरेक्टर्स हु इनकाउंटर डिफिकल्टी आर दोज हु डू नॉट वांट टू स्टे एट द हेड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरा गला थोड़ा सा खराब हुआ। सो द कैरेक्टर्स हु इनकाउंटर डिफिकल्टी, यानी कि कैरेक्टर्स को जो डिफिकल्टी होती है नॉवल के अंदर, जितना भी एटमॉस्फेयर का है या जो भी वो इंसिडेंट्स उनके साथ होते हैं उसमें जो डिफिकल्टी उनको फेस करना पड़ती है वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो किस वजह से थी, उसकी रीज़न एक ये क्या थी, आर दोज हु डू नॉट वांट टू स्टे एट द हिल, ये वो जिनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी, ये वो कैरेक्टर थे जो वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते थे। जैसे कि कैरेक्टर है वाइल्डर का, स्टिशा का, इसमें वो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टिशा इज एंशियस टू लिव इन पेरिस एंड वांट्स टू हसल इन लाइफ। ठीक है, वाइल्डर इज आल्सो बोर्ड विद द monotonous life at Heath. Climb is the most divided character in the novel. When he looked from the heights, he was satisfied to think about the reclamation of the waste tillage. However, he was desperate to see that the first tufts and funds were still there, asserting. यहाँ पे जो है टाइम का अगर हम इनके साथ रेफरेंस देखें तो वही है कि आप आपने इस तरह से रेफरेंस देना है, जब आपने डिस्कस करना है तो आपने ये देना है कि थ्रू द टाइम हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, थ्रू द टाइम उनकी जो है ये दे आर क्रिएचर्स ऑफ ट्रेडिशन के, एक ट्रेडिशन की तरह जो है एक ट्रेडिशन के ही क्रिएचर्स हैं कि वो उनके साथ जो जो उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो रेमेडीज़ हो रही है, ट्रेडिशंस हो रहे हैं, वो आते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, और इनका भी ऐसे है कि ये शादियाँ हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं और ये लोग साथ साथ वो चल रहे हैं, लेकिन किसी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी कि टाइम में भी चेंज नहीं होता, टाइम अपने हिसाब से चल रहा है और कैरेक्टर्स में भी चेंज नहीं होता, तो कंसिस्टेंसी दोनों में ये कॉमन है कि दोनों कंसिस्टेंट हैं,
हेथ भी कंसिस्टेंट है और कैरेक्टर्स भी कंसिस्टेंट हैं और टाइम भी वैसा का वैसा ही है। तो एक चीज़ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि जो है टाइम हर कैरेक्टर का हर अपने जो है उनके साथ जो इंसिडेंट होता है यानी कि अपना टाइम उन्होंने सोचा होता है इस टाइम पे हमने ये करना है। जैसे स्टेशा ने बॉन फायर का सिग्नल दे के उसको पता चल जाता है दोनों को कि हाँ, मतलब अब निकलना है यहाँ से और भाग चलना है। अब वो टाइम उनका क्या था कि उन्होंने सोचा ठीक था, लेकिन टाइम ने उनको कहाँ पे आके कहना है कि हम कहते हैं ना वक्त ने इंसान को कहाँ ना खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे कहना है कि हेत एक तरफ तो हेत का इफेक्ट था, दूसरी तरफ उनके जो है अपना कैरेक्टर भी था, अपने जो क्वालिटीज थी या अफॉर्ट्स थे उनकी वजह भी थी उनकी ट्रेजेडी की। दूसरा ये कि वो गलत टाइम पे गलत जगह पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे टाइम की परफॉर्मेंस है। कैरेक्टर आप ले सकते हैं आप डिगोरी वैन का, जो कि सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाता था। ठीक है, उसको पता चल जाता था और वो अम, जो लोगों को बाकी सबको नहीं पता होता था और जो सीक्रेटली किया जा रहा होता था वो डिगोरी वुमेन को पता चल जाता था। तो वो सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाना उसका ये था। तो टाइम की परफॉर्मेंस इस तरह से आपने शो करनी है हर कैरेक्टर के लिहाज से। ठीक है, अब थॉमसन है, थॉमसन भी वाइल एट द एंड ऑफ नॉवल लास्ट चैप्टर में जब क्राइम लेटर का वेट कर रहा होता है, लेटर के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता है स्टेशन की तरफ से, और वो वेट कर रहा होता है कि शायद वो मेरे दरवाजे पे आएगी या मेरे घर आ जाएगी लेटर पढ़ने के बाद। तो जब वो डोर ओपन करता है तो वो थॉमसन होती है और थॉमसन उसे बताती है कि अभी जो है वाइल्ड और स्टेशिया यहाँ से भागने वाले हैं और उनके बारे में उसको पता चलता है डिगोरी वैन के थ्रू। तो वहाँ पे थॉमसन जो है वो भी एक टाइम कहने के वक्त पे जो है उस पर पहुँच जाती है और उसको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो है कैरेक्टर्स के लिहाज से और सिचुएशन जो उनके साथ हो रही होती है वहाँ पे आप उनका रेफरेंस देख टाइम का, अगर टाइम की थीम आती है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है नेचर का। जो पॉइंट्स मैंने आपको टाइम के लिहाज से बताया ना, इट्स बेटर कि आप जब ये लेक्चर अटेंड करो या जब आप ये प्रिंट आउट लेते हो नोट्स का और लेक्चर अटेंड करते हो साथ साथ, तो उस पर नोट कर लो जो जो पॉइंट्स आपको मैं बताती जाती हूँ ड्यूरिंग लेक्चर, जो इसमें मेंशन नहीं होते हैं वो आप खुद साथ साथ नीचे लिख लिया करो, पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरह से, या स्टार बना के साथ मेंशन कर लिया करें, हाईलाइट कर लिया करें। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि ये चीज़ें बाद में भूल जाते हैं। जब आप नेक्स्ट नॉवल स्टार्ट करते हैं या नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं तो फिर आपका फोकस वही पे उसी पे चला जाता है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके माइंड से निकल जाती हैं। फिर आप दोबारा इसको रिवीजन के लिए जब देखते हैं फिर आपके माइंड में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी, इतना मैंने पॉइंट्स नोट किए थे और मतलब लाइक आपको देखते ही याद आ जाता है। ठीक है, ओके, नेचर का है। Nature, Hardy describes nature and landscapes of the Hague before the introduction of the characters in the novel. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जब नॉवल स्टार्ट होता है तो सबसे पहली जो डिस्क्रिप्शन होती है और सबसे पहली जो चीज़ मेंशन की गई होती है नॉवल के अंदर वो डिस्क्रिप्शन ऑफ हेथ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर है, वो लैंडस्केप है जहाँ पे ये सब रह रहते हैं, वेस्क्स की लैंडस्केप यानी कि एग्डन हेथ की डिस्क्रिप्शन होती है। तो एग्डन हेथ ऑब्वियसली एक नेचर है, फिक्शन नेचर है। ठीक है, तो इसकी नेचर ही के ही इफेक्ट पे करेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसकी मूवमेंट की वजह से, इसकी चेंजिंग की वजह से जो है कहने के चेंजिंग नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर का जो बिहेवियर था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश की और उसके अकॉर्डिंगली उनके साथ जो है वो ट्रेजेडी हुई। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है नावल के अंदर, नेचर की। ठीक है, और नेचर क्या है, एग्डन हेथ का एनवायरनमेंट क्या था, एटमॉस्फेयर क्या था, वो सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है नॉवल के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ नेचर प्लेड इन द नॉवल। यानी कि फर्स्ट डिस्क्रिप्शन नेचर की दे के ये बताया गया है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है
नेचर का और एक्टन हेथ का एज अ करेक्टर बाद में जो हमें नॉवल के अंदर नजर आता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये नॉवल के अंदर इसका। The nature setting symbolize the people living there, यानी कि जो नेचर की सेटिंग है, एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है बाय द टाइम और बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, वो सिम्बोलाइज करता है जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको सिम्बोलाइज करता है। ठीक है, जैसे कि जो थंडर और स्टॉर्म और डार्कनेस वाला जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेशिया को सिम्बलाइज करता है। जो बहुत ही नेचुरल सा और आमतौर पे जो एक इन्वायरमेंट होता है वो थॉमसन को भी प्रेजेंट करता है, डिगोरी मैन को सिम्बलाइज करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ना, जहाँ पे उसकी माँ की डेथ होती है और वहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा वही धूप और प्यास वाला जो है मौसम होता है और वो बिल्कुल भी वहाँ पे चेंज नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं होता। तो वहाँ पे आप क्लाइम का ले सकते हैं कि क्लाइम और उसकी माँ का ले सकते हैं कि जो है उसकी जो मिजरी है, हम कहते हैं ना कि धूप गर्मी और ये तकलीफ दे मौसम, हम कहते हैं ना जब हमें कहते हैं ना कि हम कड़क दी धूप में हम घर से बाहर निकले तो हमें महसूस होता है कि वो बंदा कितनी गर्मी में घर से निकला और कितनी मुश्किल से उसने ये अपना काम किया तपती धूप में निकलते हुए। तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि वो मतलब कितनी मुश्किल से उसकी मुश्किलात का हमें अंदाज़ा होता है। तो बेसिकली ये जो इस तरह का इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है धूप वाला और बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, तो बेसिकली ये मिज़री सॉरो को प्रेज़ेंट करता है, सिम्बोलाइज़ करता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम जो मिसेस लियोब्राइट है उसका कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि उसकी सॉरोज़ हमें नज़र आती हैं जब उसकी उसी इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में रहते हुए उसको एक एडर ने लिया स्नेक बाइट की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली एटमॉस्फेयर का ज़्यादा इफेक्ट था क्योंकि उसी की वजह से उसने वहाँ पे रेस्ट करने का सोचा था। ठीक है, फिर क्लाइम का आप ले सकते हैं। ठीक है, वो जो इनकम उसमें कंसिस्टेंट रहता है थ्रू द नॉवल और वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है कि उसकी नेचर चेंज नहीं होती बिल्कुल भी, वो अपने आप को चेंज नहीं करता। ठीक है, डिटर्मिन रहता है। तो नेचर भी ये यहाँ पे इसका नेचर का रोल ये है, एडविन हेथ का रोल ये है कि यहाँ पे वो भी टूवर्ड्स करेक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बल्कि करेक्टर्स उसके इफेक्ट की वजह से उनकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, so for example, the extreme heat of the day when Klein turned his mother out of his home is the symbol of turmoil. Turmoil actually उसी को मिजरी को सॉरो को कहते हैं। तो ये वही रेफरेंस आ गया कि उस टाइम पे जो एक्सट्रीम हीट थी वो मिजरी को जो है सिम्बलाइज करती है, किसकी मिजरी को, उसकी मदर की मिजरी को। अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक लाइन नहीं लिखते नहीं कि यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट करी है, इस चीज़ को सिम्बलाइज करी है, आपने इसको एक्सप्लेन करना था थोड़ा, जैसा अभी मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले कि जो दिन जिस दिन उसकी माँ गई और फिर वापस आई, उस वो जो इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, वो सब किस्म की गर्मी थी, धूप थी, वहाँ पे रास्ते में कोई जो है वो पानी वगैरह का ना कुआँ था, ना कोई और ज़रिया था प्यास बुझाने का, या खाने का कोई इंतज़ाम रास्ते में, मतलब इस तरह की कोई शॉप या कुछ नहीं था कि वो वहाँ पे थोड़ी देर कुछ खा लेती या पी लेती है इस तरह से। और जिस एटमॉस्फेयर से वो गुजर के जा रही थी, जिस रास्ते से वो गुजर के जा रही थी, वहाँ पे तपती धूप थी और एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही और हमें ऐसा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या सेंस देता है कि उसकी मदर की मिजरी को, उस नेचर के इफेक्ट की वजह से उसकी मदर की मिजरी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो जो एटमॉस्फेयर था वो एक बहुत ही मिजरेबल था, बहुत ही सॉरोफुल था, उसके लिए बहुत क्रूल रहा। और इसी वजह से और यही वजह है कि जब वो वापसी पे अपने बेटे के घर से वापसी पे रास्ते में रेस्ट करने के लिए रुकी, क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो रही थी और उसमें एटमॉस्फेयर का ही बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट था। और बाद में उसके बेटे की टेंशन की वजह से वो वहाँ पे उसने रेस्ट करने का सोचा और वहीं पे उसकी स्नैक बाइट की वजह से डेथ हो गई। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है, हर पॉइंट को 2 लाइनों में एक भी किसी एक पॉइंट को आप नहीं लिख सकते। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। When Stacia wanders about into the violent storm,
जब अस्टेशिया वन एंड स्ट्रॉन्ग की पेट में आ जाती है, वन नाइट सिंबलाइजेज द मेंटल एंग्विश, यानी कि उसकी मेंटल एंग्विश सिंबलाइज करती है यहाँ पे कि इंसान के दिमाग में किस तरह से एक चीज़ चल रही होती है। अम, जैसे अस्टेशिया का उस टाइम पे उसके दिमाग में भी एक तूफान चल रहा था कि मैं इस यहाँ से निकलूँ और इससे जान छुड़ाऊँ और मुझे यहाँ से भाग जाना है। तो एक वायलेंट किस्म का ही उसका स्टेप था कि मैं यहाँ से भाग जाना है। तो किसी का भाग जाना कोई आम बात नहीं होती है, सोसाइटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, लोगों पे भी, रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो वहाँ से भाग रही थी, तो उसने ये नहीं सोचा कि लाइक उसके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग वाली जो कंडीशन है वो चल रही, ठीक है, वायलेंट। तो इसलिए उसके जो मेंटल कंडीशन है, वो मेंटल एंग्विश है, वो वायलेंट को शो करती है। कौन से वायलेंट को, जो स्टॉर्म की शक्ल में उसकी ज़िंदगी में हो गया, एक्चुअली उसकी मेंटल एंग्विश थी। ठीक है, उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी एक्चुअली इसका जो है ना वो इसकी मेंटल कंडीशन को सिंबलाइज करता है। डिगोरी मैन और सेकेंडली स्टॉर्म और जो थंडर और इस तरह की जो कंडीशन है, बारिश वगैरह हो रही थी, इस टाइम को आप डार्कनेस की भी सेंस में कह सकते हैं, सिंबलाइज करता है कि डार्कनेस को सिंबलाइज करता है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ वायलेंट होने वाला है, किसी के साथ कुछ क्रूअल होने वाला है। इस तरह से आप उनको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिगोरी मैन इज द कैरेक्टर मोस्ट इन ट्यून विद नेचर। ठीक है, डिगोरी मैन का हमें कैरेक्टर नजर आता है कि बहुत ही मतलब स्मूथली वो नेचर के साथ जैसे चल रहा हो। It does not look like a human being as the that red dye has seeped deep into his skin and hair. हमें इसका कैरेक्टर ऐसा नजर आता है जैसे वो एक इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी उस तरह से परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। हमें बस इतना नजर आता है कि वो ठीक टाइम पे ठीक जगह पर पहुंच के सारा कुछ सुन लेता है और दूसरे को जाके बता देता है, इतना होता है बस। और सेकेंडली उसकी जो अपीयरेंस है वो रेड डाई और उस रंग में वो एक बस चुका होता है, उसके फेस पे, बालों पे, कपड़ों पे और हर जगह उसके हाथों पे भी वो रेड डाई जो कलर है वो लग चुका होता है, उसकी स्किन में, बालों में। तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो भी एक नेचर का ही पार्ट है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये सिंपली आप एक लाइन लिख के ये नहीं कह सकते कि आपने रेलिवेंट लिख दिया। आपने जो पॉइंट लिखा है उसको रिलेट करना होता है करेक्टर के साथ, कैसे करना होता है। अब ये रेड आई हैज स्लीप डीप इनटू हिज स्किन एंड हेयर, इसको थोड़ा सा जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया इस तरह से आपने लाइन लिख के इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, साथ फर्दर और डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है आपने। कंसाइंस, the characters in the novel Run of the Native are motivated by their conscience more than any other driving force. तो कैरेक्टर जो है, कंसाइंस का मतलब है कि किसी में मॉरल सेंस होना या एथिक्स का होना। द कैरेक्टर्स इन द novel Return of the Native are motivated by their conscience more than any other driving force। अपने जो अपनी जो उनकी मॉरल वैल्यूज थी, मॉरल साइंस थी, या कहने की एथिक्स थे, जो उनकी अपने आते थे, उनसे वो ज़्यादा मोटिवेटेड थे, कोई उन पर ड्राइविंग फोर्स नहीं थी। They do not avoid social confrontation। वो उन्होंने ये नहीं सोचा वो लाइक उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया कि हमें माशरे में अपने जो एक्शंस हैं उसको कन्फ्रंट करने में हमें कोई अवॉइड करना चाहिए या कोई मसला ही हो, इस बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। दे वर सेल्फ सेंटर्ड दैट व्हाट अदर्स विल थिंक। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यानी कि वो इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर रहे थे बल्कि कन्फ्रंट कर रहे थे। In the beginning of the novel, novel के start में when Thompson returns after her aborted attempt to marry, जब उसकी शादी का अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है और वो वापस आती है, though it is shameful to elope, यानी कि उसके लिए बहुत शेमफुल चीज़ थी ये, लाइक शादी करना छुप के नहीं, बल्कि एक इलॉफ भी था कि मतलब घर वालों की मर्जी के बगैर वो वाइल्ड लाइफ के साथ जाके शादी का उसने सोच लिया था। तो एक शेमफुल जो है चीज़ थी। वाइल्ड एंड थॉमसन आर अनकंसर्न अबाउट द सोशल स्टिग्मा, लेकिन उन्होंने ये उनके माइंड में नहीं था कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे सोसाइटी में हमारा क्या मुकाम रहेगा, लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे, क्या सोचेंगे। अगर सोशल कंसर्न था तो वो मिसेस गिलबर्ट को था, जिसको लगा था कि थॉमसन का के साथ कोई शादी नहीं करेगा और इसकी वजह से मेरा भी सोसाइटी में इमेज खराब होगा।
तो ये दोनों जो है अब इस मामले में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये कन्फ्रंट करना जानते थे, ठीक है। इन्होंने अवॉइड नहीं कर रहे थे लोगों को। On the other hand, Wilder is unwilling to marry Thompson because he feels that he will have to forget स्टेशिया एंड लीव द लॉन्गिंग फॉर हर। उसको लगता था कि वो स्टेशिया के लिए सारी ज़िंदगी जो है वो इंतजार करता रहेगा, उसको कभी बुला नहीं पाएगा, इसलिए वो थॉमसन से शादी नहीं कर सकता था, करना चाहता था। दे गॉट मैरिड नॉट टू फुलफिल द सोशल रिक्वायरमेंट। उन्होंने सोशल रिक्वायरमेंट के लिए शादी नहीं की, बल्कि अपने फीलिंग्स के और अपने जो है जो उनका रिलेशनशिप था, एक सीक्रेट रिलेशनशिप, उसको जो है उन्होंने एक कह लें कि स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की शक्ल में जो है वो शादी की। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो सोशल रिक्वायरमेंट है कि अब तो करनी ही करनी है, एज फ्लर्ट हो रही है ये वो, नहीं, थॉमसन उसको पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी की उससे। बट वर्ल्ड डे फेल्ड इन हिज रोमांटिक लाइफ, ठीक है, ये और बात है कि वो उस लाइफ में वो फेल हो जाता है। डिगोरी वेंट डिजायर्स टू अश्योर थॉमसन्स हैप्पीनेस। डिगोरी वैन जो है उसकी ये डिज़ायर होती है कि वो थॉमसन हमेशा जो है वो खुश रहे, ओनली टू बी बेनिफिट हिम, और अपने आप के उसे लगता था कि मेरी खुशी उसी की खुशी में है। ही टेल्स थॉमसन अबाउट वाइल्डर्स इन्वॉल्वमेंट। वो थॉमसन को वाइल्डर की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताता है जो कि स्ट्रिशिया के साथ उसकी थी, टू क्लियर द वे फॉर हिम। और अपने लिए वो सोचता था कि शायद ऐसा उसकी ज़िंदगी में ये उसके बारे में उसको बताएगी, थॉमसन को बताएगा वर्ल्ड के बारे में, तो शायद उसके लिए उसकी ज़िंदगी में कुछ जगह बन सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। ही कीप्स साइलेंट व्हेन ही डज नॉट सक्सीड इन हिज प्लान। जब इस प्लान में वो सक्सीड नहीं हो पाता तो वो खामोश रहने की कोशिश करता है। व्हेन स्टिशा कम्स टू नो, जब स्टिशा को पता चलता है बट वाइल्ड हैज़ बिकम रिच, that Walden has become rich, के वो अमीर हो चुके हैं, that she wanted as a husband, जैसा वो उसे हस्बैंड चाहिए था वो वैसा बन चुका है। she does not run away with him because she cannot hurt Klein। तो वो उस टाइम उसके साथ नहीं भागी थी, क्योंकि वो क्लाइंट को हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो उसके साथ उस टाइम भागी थी जब क्लाइम का घर छोड़ के वो अपने घर जा चुकी थी और उसे लगता था कि अब जो है मेरे इसके साथ गुजारा नहीं है, और लाइक एक रिलेशनशिप एंड हो चुका है, तो उस टाइम पर उसने भागने का इरादा किया था। तो यहाँ पे जो है उनकी मॉरल साइंस और उनकी जो भी एथिक्स हैं आप जो है वो क्लियरली देख सकते हैं, और साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, यहाँ पे सम कुछ अदर जो है ना इसके इसी के लिहाज से अदर पॉइंट्स हैं, आई थिंक कंसाइंस, यस, हम फर्दर देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम स्टाइल को थोड़ा सा देख लेते हैं अब। जिस टॉपिक से रिलेटेड जितने मैं पॉइंट्स बताती हूँ वो साथ साथ नोट करते जाएँ, ये बार-बार कहने का मकसद ये है कि आप लोग कोई चीज़ मिस ना कर दें, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या था स्टाइल के अंदर, ऑल्दो हमने आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, हमने ये देखना होता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों कौन सा है उस लिहाज से थर्ड पर्सन है, ठीक है। यानी कि कोई यहाँ पे जो है ना वो नॉवलिस्ट नॉवल बता रहा है, लाइक कोई करेक्टर नहीं बता रहा इसमें सारी स्टोरी, बल्कि एक नरेटर है जो कि थर्ड पर्सन है, जो कि जिस तरह जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं ही, शी, इट, दे, यू, वी वाले, ठीक है। It refers the characters as he or she. However, the narrative does not know everything. यानी कि जो हमें स्टोरी बता रहा है उसको हर चीज़ नहीं पता है, वो हमें बाय द सिचुएशन बताता है कि अब यहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट है, लेकिन होने क्या वाला है यह जब होता है तो हमें पता चलता है, अदरवाइज उसको वो हमें ना तो बताता है और ना ही उसे खुद पता होता है। दिस मीन्स दैट ही लुक्स एट द स्टोरी अनफोल्डिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू।
यानी कि वो स्टोरी को अनफोल्डिंग तरीके से लेके जा रहा होता है। फोल्ड होता है ना कि वो हमें जैसे कोरस जो है स्टोरी के अंदर या ड्रामा में वो बताता है कि अब इतना हो गया था, ये वाला पार्ट हो गया, उसके बाद जो रिएक्शन है, ये जो इवेंट है वो होने वाला है, वो ये है। वहाँ पे फिर वो चुप कर जाता है और फिर वहाँ पे कैरेक्टर्स आते हैं, फिर परफॉर्मेंस देते हैं या रोल प्ले करते हैं और फिर वहाँ से ड्रामा कंटिन्यू होता है। तो इस अनफोल्डिंग का मतलब ये है कि जो सिचुएशन के लिहाज से होता है, वो होने के बाद हमें पता चलता है कि ये हुआ है या होने वाला है, क्या है ये नहीं बताया जाता। और ना ही नैरेटिव को हर चीज़ पता होती है, लाइक स्टोरी से बिल्कुल भी आगे नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है। बट when it is settled on a particular point of view, it stays consistent. For example, when Maldiv first appears, readers are not told who he is, यानी कि when it is settled on a particular point of view, यानी कि एक जो है इंसिडेंट का सेटलमेंट है कि इस जगह पे इसका ये इंसिडेंट होना है या इस कैरेक्टर ने ये करना है, ठीक है। वो वहीं पे इट स्टेज कंसिस्टेंट, वो वहीं पे उसने होना है, उसी पे उसकी कंसिस्टेंसी है, वहीं पे वो कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। वो बताता नहीं है कि ये होने वाला है ये जैसे अब एग्जांपल है वर्ल्ड की, जब वो फर्स्ट टाइम अपीयर होता है तो हमें लगता है क्या है, रीडर्स नॉट टोल्ड हु ही इज, कि रीडर्स को नहीं पता चलता वो एक्चुअली कौन है, लेकिन उसकी अपीयरेंस में बताया जाता है कि ये शायद हीरो है या ऐसा के, लेकिन उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, पॉजिटिविटी है उसके कैरेक्टर में या नेगेटिविटी है या क्या है, ये हमें नहीं पता चलता उस टाइम। इस कैरेक्टर बिकम्स क्लियर बाय व्हाट ही सेज, जब वो कुछ कहता है या उसकी जो कैरेक्टर जब हमें बाय द टाइम उसके बोलने से उसके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो क्या है। क्लाइम्स अ मिस्ट्री फॉर स्टेशिया, मिस्ट्री था स्टेशिया के लिए भी और रीडर्स के लिए भी, ठीक है, जिसके आने के बाद शायद रीडर्स को समहाउ पता हो कि ये जो है आगे इसका क्या इरादा है या क्या प्लान है, लेकिन स्टेशिया के लिए मिस्ट्री था, उसके लिए पहेली था, वो उसको बस उसके पेरेंट्स और उसके बैकग्राउंड से जो है वो जज कर रही थी। तो यहाँ पे उसके लिए जो है क्या होने वाला था या उसके माइंड में क्या है ये उसे नहीं पता था। When they talk to each other, the narrator shifts from one to another, one to the other, and thus they are introduced to each other. और इस तरह से हमें नरेटर शिफ्ट फ्रॉम वन टू दी अदर, यानी कि जो नरेटर है पहले एक का पार्ट दिखाता है फिर दूसरे का दिखाता है, और फिर हमें इस तरह से बाय द टाइम पता चलता है कि कौन कैसा है और कौन, दोनों का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, दोनों की मीटिंग कैसी होती है, ठीक है। पहले वो इस्लाम की तरफ शिफ्ट करता है, बताता है कि वो वापस लौट आया है और उसके घर पे जो है वो कोई क्रिसमस पार्टी है और उसमें मेंबर्स होने वाले हैं, तो मेंबर्स परफॉर्म करने वाले हैं, तो जो है वहाँ पे अब स्टेशिया प्लान कर लेती है। तो यहाँ पे पहले क्लाइंट का बताया, फिर स्टेशिया की तरफ जाके स्टेशिया क्या सोच रही है उसके बारे में और क्या करने का सोच रही है। तो फिर स्टेशिया का क्या प्लान होता है कि मैं वो वहाँ पर जाके ममर करेगी, परफॉर्म करेगी, तो ये उसका प्लान होता है। और फिर वहाँ पे इसकी कैसे मुलाकात होती है, ये जो है दोनों का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, ये शिफ्टिंग होती रहती है, ठीक है। और फिर हमें पता चलता है दोनों का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, दोनों की लव लाइफ या कोर्टशिप के बारे में, कोर्टशिप के बारे में, और फिर उनकी शादी और ये वो। By limiting the flow of information to the reader, रीडर को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती टाइम से पहले, हमेशा इंसिडेंट होते हुए या होने के बाद पता चलता है कि ये हुआ है या ये जो है इसके साथ होना लिखा था वगैरह वगैरह, ठीक है। हार्डी इज एबल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री इन द स्टोरी, यानी कि वो इस तरह का सस्पेंस और थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करने में जो है इसने बहुत ही यानी कि मास्टरली प्रेजेंट किया है। दिस इज बिकॉज द इंटेंशंस ऑफ द कैरेक्टर्स आर नॉट क्लियर, क्योंकि जो इनकी इंटेंशंस थी वो क्या थी, वो क्लियर नहीं थी। किसी पॉइंट पे वो कुछ हो जाते थे, किसी पॉइंट पे वो कुछ शो कर रहे थे। When Hardy wants to convey an idea or opinion, जब वो अपनी कोई राय या कोई आइडिया कन्वे करना चाहता है, तो ही क्रिएट्स अ सीन वेयर मैनी पीपल गैदर एंड टॉक टू वन अनदर, और वो इस तरह से कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता है और वहाँ पे सीन क्रिएट होता है और वहाँ पे फिर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि क्या आइडिया था, क्या ओपिनियन था। दिस occurs in the bonfire scene where people gather and discuss the best way to deal with the snake bite, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर।
स्टाइल में पहला पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है पूरे नॉवल का, किस तरह से इसको लिखा गया, 5 बुक्स में है या 6 बुक्स में है, फिर उसके अंदर फर्दर क्या कैसा स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। दिस बुक वाज स्ट्रक्चर फॉर द मैगजीन सीरियल। पहले ये बुक जो है, ये इसका जो स्ट्रक्चर था वो मैगजीन सीरियल के लिहाज से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। मैगजीन सीरियल मतलब जो मैगजीन में कहानियाँ आती थी उस लिहाज से। Thus each episode covers a complete event leaving a point for completion in the next episode। यानी कि हर एपिसोड कवर्स अ कंप्लीट इवेंट लिविंग अ पॉइंट फॉर कंप्लीशन। हर जो है इवेंट वो हर एपिसोड जो है एक इवेंट कंप्लीट करते हुए एक पॉइंट जो है वो उसमें छोड़ देते थे कंप्लीशन का, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट होता था। सो दैट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी इज फॉरशैडोड बाय द रीडर, जिससे रीडर के माइंड में थोड़ा सस्पेंस होता है और वो शेडो करने की कोशिश करता है, सोचने की कोशिश करता है, अज्यूम करने की कोशिश करता है कि अब ये होने वाला है या ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा। A good example of this technique is Claire when Thompson returns unmarried from Angelbury। वहाँ से जब अनमैरिड वापस आती है तो चैप्टर एंड्स विद हर ऑन आस्किंग नाउ थॉमसन। ये जो कोट है ये टेक्स्ट से लिया गया है। नाउ थॉमसन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस डिसग्रेसफुल परफॉर्मेंस। तुम्हें जो डिस्कस किया गया है इसका क्या मतलब है, ठीक है, इस परफॉर्मेंस का क्या मतलब है। द रीडर्स नो दैट द एक्सप्लेनेशन विल फॉलो इन द नेक्स्ट एपिसोड। यानी कि यहाँ पे उसका क्या रिएक्शन होगा थॉमसन का और थॉमसन के साथ क्या होगा ये रीडर्स के माइंड में रह जाता है, ठीक है। और फिर उनको ये होता है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में इसका इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। यानी कि जैसे हम अभी ड्रामा देखते हैं तो हमें हाफ सीन हम देखते हैं और हम कहते हैं कि इसका अब जो भी कुछ होगा, अब ये क्या करेगी, इसके साथ क्या होगा, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो इस तरह से हमारे माइंड में एक्सप्लेनेशन का या एक सस्पेंस का जो है पॉइंट रह जाता है। क्रिटिक्स हैव also contended that this book is structured like a Shakespearean drama। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेक्सपियरियन ड्रामास की तरह जिस तरह से वहाँ पे ट्रेजेडी होती है और जिस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है कि कैरेक्टर्स के अपने फॉल्ट्स की वजह से जो ट्रेजेडी होती है वो वाले एक्ट्स इसमें ऐड किए गए। मोस्ट ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर ऑर्गेनाइज्ड इन 5 एक्ट्स विद अ क्लाइमेटिक कंक्लूजन इन द लास्ट एक्ट। यानी कि इसके बहुत सारे प्लेस जो हैं वो 5 एक्ट्स में किए गए हैं। जैसे वन प्ले एक्ट है ना, कि एक ही एक्ट में जो है वो ड्रामा खत्म कर दिया जाता है, परफॉर्मेंस स्टेज पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक ये है कि पहला एक्ट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एक्ट होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और ये डेज के हिसाब से भी हो सकता है और एक दिन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है शेक्सपियर के ड्रामास में इस तरह से था। तो ये चीज़ रिटर्न ऑफ द नेटिव बुक में क्या है, 6 बुक्स की शक्ल में, ठीक है, is presented in the 6 books। Most critics say that the artistic structure requires 5 books। यानी कि जो आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर है एक आर्टिस्ट के लिहाज से जो इसने पहले लिखा था, ठीक है, थॉमस हार्डी ने, ठीक है, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो ही सपोज टू फिनिश दिस बुक्स इन 5 पार्ट्स और 5 बुक्स। और लेकिन जो 6 बुक है वो उसकी रीडर्स की प्लेजर के लिए। तो जो आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर है एक्चुअली जो राइटर ने एक्चुअली अपनी इंटेंशन के साथ और अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली उसने इसको स्ट्रक्चर दिया, वो 5 बुक्स थी, ठीक है। तो उस लिहाज से शेक्सपियर के का कंपैरिजन हम इसके साथ कर सकते हैं। द 6th बुक इज एडेड टू प्लीज द रीडर्स हु वांट टू सी एवरीथिंग टर्न आउट इन द एंड। 6th बुक उसने अपने रीडर्स के प्लेजर के लिए लिखा जो चाहते थे कि इसको अच्छा जो है एंड दिया जाए नॉवल को, इसलिए इसने लिखा। ओके, सिंबलिज्म है नेक्स्ट। यहाँ पे फॉन्ट का थोड़ा सा आई थिंक इशू है, फर्स्ट पे यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज साइज है, यहाँ पे थोड़ा स्मॉल हो गया। खैर इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप कि आप लोगों को जब प्रिंट आउट लेंगे आप तो उसमें आप इजीली इसको जो है वो देख सकेंगे। द मेन्स ऑफ हार्डीज कैरेक्टर्स आर ऑलमोस्ट सिम्बॉलिक ऑफ देयर फंक्शन इन द नॉवल। द टाइटल इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन। यानी कि द नेम्स ऑफ द हार्डेस्ट कैरेक्टर आर ऑलमोस्ट सिम्बॉलिक, यानी कि हर कैरेक्टर अपने आप में कुछ ना कुछ सिम्बोलाइज कर रहा है।
नॉवल के अंदर उनके अपने फंक्शन के लिहाज से। द टाइटल इज़ आल्सो नो एक्सेप्शन, ठीक है। उस टाइटल में भी कह लें कि उस तरह से आपको जो है रिटर्न ऑफ द नेटिव, इसमें आपको शायद भी कुछ चीज़ आप निकाल सकें कि इसमें कुछ सिंबलाइजिंग कुछ सिंबलिज्म का एस्पेक्ट है। वाइल्ड का करेक्टर है सजेस्ट समथिंग एंड ऑन द एज ऑफ वाइल्डनेस, ठीक है। वाइल्डनेस होता है ना, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं खतरनाक या फॉरेस्ट में रहते हैं जो, ठीक है। तो वाइल्ड का जो करेक्ट नेम है, ठीक है, वो उससे हमें क्या सजेशन मिलती है, सजेस्ट समथिंग ऑन द एज ऑफ वाइल्डनेस, कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ कोई ऐसा कुछ बुरा होने वाला है और अपने पीक पे, एज मतलब पीक पे है, कुछ चीज़ क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, बिल्कुल एंड पे है। स्टेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टेसी, इसका मतलब है which means a change in the level of the sea, indicating the immense changes that she is said to bring in the lives of other people, ठीक है। इसकी वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, तो उसका नाम जो है, इसका मतलब इनके नेम के मतलब के लिहाज से जो है सिंबलिज्म हमें नज़र आता है। Client's last name is Yeobright. Yeobright combines the word yeoman. अगर आप पढ़ें कैंटरबरी टेल्स तो उसमें yeoman आता है, ठीक है। तो वो वाला जो yeoman है उसका यहाँ पे वही वाला yeoman है जो क्या करता है, which indicates a servant with the indication of his natural intelligence. अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस, एक सर्वेंट है जो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन कैंटरबरी टेल्स में इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है कि वो होता कुछ हो रहा है लेकिन दिखाता अपने आप को कुछ हो रहा है। Harding uses a number of symbols in the novel: Egdon Heath, Rainbarrow, the moon, Paris, gambling, physical impairment यानी कि eyesight, a storm, water on are and water are those singled out for comment. ये सारे वही पॉइंट्स हैं और चीज़ें हैं जो जिससे आप जो है कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर सकते हैं। हे इज अ सिंबल ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन, ठीक है। ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि अरसे से जिस तरह से हेत पहले लोगों के साथ था वैसे ही अब भी होता आया है, हो रहा है और वैसे का वैसे ही है, ठीक है। हेत इज अ सिंबल ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि एक तो नॉवल के अंदर जो थॉमस हार्डी ने डाला वो ये एक हिस्टोरिक प्लेस है, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो ये एक ओल्ड ट्रेडिशन के लिहाज से है कि जैसे एक पुराना त्यौहार हो और एक पुरानी त्यौहार की तरह ये अम, आता जा रहा है या चलता जा रहा है साथ साथ, ठीक है। इट डिमांड्स इट्स पीपल टू एक्ट इन लाइन विद द ट्रेडिशनल कस्टम, ये डिमांड करता है कि लोग अपनी मोरालिटी और ट्रेडिशनल कस्टम के साथ जिस तरह से उनको बिहेव करना चाहिए, जैसे कोई ट्रेडिशनल कस्टम आता है, कोई त्यौहार आता है तो लोग क्या करते हैं उसको मनाते हैं और लाइक दे आर सपोज टू सेलिब्रेट इट, दे आर सपोज टू लाइक arrange to do some arrangements for it। तो इसी लिहाज से हेत का ये सिंबलिज्म है वो डिमांड करता है कि लोग उसको इसके हिसाब से जिए, जिस तरह से ट्रेडिशन को किसी त्यौहार को उसके हिसाब से जीते हैं, उसके हिसाब से अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, इंजॉय करते हैं, हैप्पीनेस या जो भी टाइम है उसको इंजॉय करते हैं, या गम का या इस तरह का कोई आता है तो वो भी जो है उस लिहाज से मनाते हैं। तो उसका ये डिमांड है कि पीपल मेरे जो है मेरे हिसाब से एक्ट करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेथ की सिंबलिज्म है। Many of these are aspects of the setting. Like any symbol, these are both effects and representative of certain meaning or significance. Symbols are appropriate to a work of fiction if they can do both at the same time, यानी कि फिक्शन का और सिंबल का एट द सेम टाइम होना यानी कि एक बहुत ही बेस्ट जो नॉवल या एक आर्टिस्ट है उसकी क्वालिटी है कि वो एट द सेम टाइम यानी कि फिक्शन में सिंबलिज्म को ऐड करना। यहाँ पे उसने एग्डन हेथ को एज अ फिक्शन यूज़ किया है और उसके अंदर सिंबलिज्म को ऐड किया है, ठीक है। तो दोनों एट द सेम टाइम आपको नॉवल के अंदर नज़र आते हैं। They are successful if they enable an author to convey meaning without forcing it. Most of the above symbols are appropriate. विदाउट फोर्सिंग इट का मतलब ये है कि किसी को भी जो है ना आप कोई मतलब समझाते हैं ना या
कोई चीज़ आपको सिंबलाइज़ करती है, तो वो आपकी फिफ्थ जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस और 6 सेंस है, वो आपको अलाउ करती है कि आप इसके सिंबलिज़्म को अंडरस्टैंड करते हैं। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ के थ्रू, वो आप खुद समझते हैं, ठीक है? तो वो आपको कोई फ़ोर्सफुली नहीं कहता या आप फ़ोर्सफुली नहीं करते हैं उसका मीनिंग समझने की कि इसमें से हम भी ऐसा मतलब निकाल रहे हैं, जो कि निकलता ही नहीं है। ठीक है, most of the above symbols are appropriate and successful. Those which are not are connected with the melodramatic scenes at the end of book fifth. मेलोड्रामेटिक मैंने आपको बताया था कि ड्रामा के अंदर जो मेलोडी क्रिएट करके और मेलोडी यानी म्यूजिक के थ्रू जो सिचुएशन बताई जाती है, जैसे कोरस आगे बताता है, तो उस तरह की जो सिचुएशन है वो बुक फिफ्थ तक एंड हो जाती है। सिंबल्स आर यूजफुल गाइडलाइंस दैट कैन हेल्प डेमोन्स्ट्रेट एन ऑथर्स थीम। इन सिंबल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि ऑथर की थीम क्या है, उसका मेन आइडिया क्या था, पर्सनली वो क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है इस नॉवल के अंदर। तो ये जो ऊपर रेन बैरो और ये द मून, पेरिस, गैम्बलिंग, ये सारों को आप कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिहाज से सिंबलाइज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें जब आप इसको जब अटेंड करें और पढ़ें, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? आगे चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग में the sweeping topographical and historical description of Agenhaith that opens this book is considered to be one of the finest extended description in all of the English literature. जो Agenhaith की स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन है उससे ये कहा जाता है कि ऐसी डिस्क्रिप्शन जो है इंग्लिश लिटरेचर में कहीं भी किसी नॉवल में नहीं दी गई है. The importance of this setting to the events of the novel cannot be overemphasized. इस सेटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो जितने भी इवेंट्स होते हैं नॉवल के अंदर, वो उस लिहाज से जो है आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जोर नहीं देती है, बल्कि इवेंट्स के लिहाज से जो सेटिंग होती है उसके थ्रू आपको खुद ही समझ जाते हैं कि कैसी सिचुएशन है, कैसा एटमॉस्फेयर है और इंसिडेंट क्या हो रहा है. इट इज़ द फ्लैटनेस, यानी एक स्मूथली हर चीज़ जो है फ्लैटली आ रही है, एंड बेयरनेस ऑफ द लैंड दैट हैज़ मेड इट यूजलेस फॉर डेवलपमेंट. द रेजिडेंट, ये पॉइंट्स वही हैं जो पीछे डिस्कस हो चुके हैं. द रेजिडेंट्स ऑफ द हेयर, यानी कि हेयर के रहने वाले, आर आइसोलेटेड, और मतलब वो कहने के isolated and possess their own distinct culture separate from the rest of the world. यानी कि वो isolated का मतलब होता है ना सेपरेट रहना या सेपरेट रखना. तो उनकी जो हेथ पे ज़िंदगी थी और जो उनका विलेज था वो बिल्कुल कंट्री साइड से कंट्री में बिल्कुल साइड पे था, ठीक है? कंट्री साइड थी ये. कंट्री साइड एक ऐसे एरिया को कहते हैं जो मुल्क में एक ऐसे हिस्से पे हो जहाँ पे लोगों का आना जाना, लोगों का मतलब आबादी भी कम हो और लोगों का आना जाना भी कम हो और फैसिलिटीज़ भी कम होती हैं. इन possess their own distinct culture separate from the rest of the world. अपना जो डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको भी वो उसमें मतलब अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं. ऑर्डिनरी पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्टेशिया. वहाँ के रहने वाले जो हैं लोग, कॉमन पीपल, वो स्टेशिया से डर गए थे. शी कीप्स हरसेल्फ अवे फ्रॉम द अदर पीपल, अपने आप को दूर रखती थी उनसे. एंड दैट इज़ वाई वाइल्ड एंड क्लाइम आर अलर्ट टुवर्ड्स हर. इसी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए दोनों. शी इज ट्रीटेड एज इफ शी हैज़ सम सुपर नेचुरल पावर. वो इस तरह से ट्रीट किया गया उसको जैसे वो कोई सुपर नेचुरल पावर हो जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह हो या लोगों के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाने आई हो या इसके कोई इफेक्ट पड़ते हों. तो सुपर नेचुरल एलिमेंट यानी कि विच के लिहाज से विच भी एक सुपर नेचुरल पावर है, तो उस लिहाज से जो है यहाँ पे रेफरेंस है कि उसको विच कह के एक सुपर नेचुरल पावर का कह दिया गया कि कहा गया और उसको इस तरह से ट्रीट किया गया. उसके उससे मिलने को जाने की कोशिश नहीं करता था. Clive is treated as a mystical person because he has been to Paris, even though he was just a jeweler's clerk there. उसको जो है एक मिस्टिकल पर्सन के तौर पे ट्रीट किया गया जो कि पेरिस से वापस आया था. हालांकि पेरिस में वो एक मतलब उसका कोई इतना हाथ में नहीं था.
जो उसकी जॉब थी वो ये थी कि वो एक क्या लें कि जिले का जो क्लर्क था, सॉरी, जिले के क्लर्क की हैसियत से उसने काम किया था, लेकिन फिर भी उसकी अर्निंग अच्छी थी, ठीक है। तो क्लाइम इज ट्रीटेड एज अ मिस्टिकल पर्सन, उसको एक ऐसे इंसान की हैसियत से ट्रीट किया गया, और बाद में वो ऐसा बन भी जाता है, जो रिलीजियन पर्सन होते हैं, जो मिस्टिकल पर्सन कहते हैं। तो एट द एंड ऑफ नॉवल वो ऐसा एक्चुअली बन जाता है। जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया, द ओनली वे फॉर पीपल ऑफ द हेट टू गेन वेल्थ इज टू इनहेरिट इट फ्रॉम फार वे। जो हेत में रहने वाले लोग थे उनको जो है ना दौलत हासिल करना या पैसा हासिल करने का एक ही तरीका था कि कोई उनको अपनी विरासत में से मिले पैसे में से कुछ उनको दे दे, ठीक है। कोई दूर के रिश्तेदार, जैसे वालदेव के साथ हुआ, उसको अपने जो है दूर के रिश्तेदारों से कुछ पैसा मिल गया था। एज वालदेव डज और टू अर्न इट इन अदर प्लेसेस एज डिगोरी वन डज, जैसे उस डिगोरी वन ने किया, जैसे वालदेव ने किया, ठीक है। वर्ल्ड को इनहेरिट किया गया था, इन उसको अपने किसी रिश्तेदार से पैसा मिला था, और दिगोरी वन ने खुद कमा के और अपनी मेहनत से जो है ये मैनेज किया था। सो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आप थीम्स में भी कह सकते हैं, हार्डिस व्यू ऑफ लव एंड मैरिज, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक आप करेक्शन कर लेना। तो हार्डी के जो लव और मैरिज के लिहाज से जो व्यूज़ थे वो क्या थे, और उसका क्या कहना था, उसने ये इसके इस नॉवल के अंदर लव और मैरिज के पॉइंट को क्यों डिस्कस किया, क्यों डाला, और मकसद क्या था उसका। तो ये हम देख सकते हैं, ये आप सेटिंग्स में भी कह सकते हैं, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में भी लिख सकते हैं, इसको एज ए थीम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स में आप तीनों चीज़ों में आप इसको ऐड कर सकते हैं। Hardy's view of love and marriage in the late 1890s की बात है, with the development of the new society जब न्यू सोसाइटी डेवलप हो रही थी, यानी कि पुराने जो सोशल व्यूज़ थे या सोशल प्रॉब्लम्स थी उनसे हट कर, यानी कि उनको डेवलप किया जा रहा था, वो पीछे छोड़ के नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। Hardy finds that the marriage of the new capitalist class changed from that of the former, maybe more advanced view to the present, possibly more backward consciousness। उसका ये कहना था कि जो मैरिज है वो क्लास जो है कैपिटलिस्ट क्लास के जो है ना लिहाज से चेंज हो, उसके व्यूज चेंज होते हैं, ठीक है। मे बी मोर एडवांस्ड व्यू टू द प्रेजेंट, यानी कि अभी के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत इस मैरिज के लिहाज से बहुत एडवांस्ड व्यू हो, ठीक है। पॉसिबली मोर बैकवर्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि कुछ जो अभी मौजूदा लोग हैं उस टाइम पे, उसका ये कहना था कि वहाँ के लोग या तो एडवांस हो जाए या फिर ये बैकवर्ड जो एक पीछे से एक सिलसिला चलता आ रहा है मैरिज के लिहाज से, पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों के थे, वो एक सिलसिला चलता आ रहा है, शायद ये उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। उसने ये देखा, तो उसने क्या किया, एट द टाइम व्हेन न्यू राइजिंग कैपिटलिज्म intrudes into the Wessex country in order to conquer the traditional and conservative patriarchy, जब न्यू कैपिटलिज्म यानी कि न्यू जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, तो वैसे जो कंट्री है वहाँ पे ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव पैट्रियार्की के लिहाज से यानी कि
न्यू ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस करवाना और लोगों को उसके लिए माइल करना, ठीक है। कंजर्वेटिव पेट्रियार्की, जो लोग जो हिब्बे वतन होते हैं ना, पेट्रियार्की उनको कहते हैं ना, पेट्रियार्क्स, तो उनको वो बहुत कंजर्वेटिव थे, यानी कि तंग नज़र थे, तो उनको जो है ना वेसेक्स के अंदर न्यू राइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो टाइम ये वो वाला था, चल रहा था, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है ना कोशिशें की जा रही थी। द व्यू ऑफ मैरिज ट्राइज टू कन्फर्म टू द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। उनका जो व्यू ऑफ मैरिज था वो चेंज किया जा रहा था कि हिस्ट्री एज कम्पेयर टू हिस्ट्री इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, एंड रिस्पेक्ट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और इंसान की ह्यूमन बीइंग जो नेचर है एज अ ह्यूमन बीइंग उसको उसकी रिस्पेक्ट की जाए। बट टिल द टाइम व्हेन ही रोट टेस्ट ऑफ द articles and through the obscure their nature of advancement was has lost। यानी कि जब उसने ये नॉवल दोबारा लिखे उस टाइम उसी टाइम पे लिखे थे ये दोनों नॉवेल्स, और इंक्लूडिंग थॉमस ये द रिटर्न ऑफ द नेटिव, तो क्या था, द नेचर ऑफ एडवांसमेंट हैज़ लॉस्ट। उनकी ये जो एडवांसमेंट थी, जो उन्होंने डेवलपमेंट को लाने की कोशिश की थी, वो वहीं पे कहीं पीछे रह गई थी, ठीक है, हो चुकी थी। एंड द रिएक्शनरी नेचर ऑफ अपोजिंग ह्यूमैनिटी इज एक्सपोज्ड, और उनके जो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, इसके अपोजिट हो गए, तो ये चीज़ बहुत क्लियरली और एक्सपोज की गई है, ठीक है, इस नेचर को। एट दैट टाइम द पॉपुलर व्यू ऑन लव एंड मैरिज वाज दैट, उस टाइम पे लव और मैरिज के लिहाज से जो व्यूज थे वो क्या थे कि मैरिज इज अ काइंड ऑफ bestowal and prize to those who obey the social orthodox ideas, कि शादी जो है उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कह लें कि गिफ्ट है या प्राइज है, जो उसके बेस्टॉल भी एक गिफ्ट की होता है, गिफ्ट की फॉर्म में होता है कि अता करना, प्रेजेंट टू, ठीक है, ग्रांट करना या किसी को देना, टू गिव। तो ये एक प्राइस है, किस लिए, वो बेस द सोशल ऑर्थोडॉक्स आइडियाज, जो इंसान जो सोशल सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं या सोशल रूल्स हैं या पॉलिसी है, उसको फॉलो करते हैं, ये उनके लिए मैरिज उनके लिए गिफ्ट है। It does not permit any inkling of rebellion or it will regard this way as immoral। यानी कि कोई भाग के शादी करना या इस तरह के जो स्टेप लेते हैं, बगावत करने की कोशिश करते हैं, या इस तरह के इमोरल एक्ट्स जो हैं, इनको वो बिल्कुल भी वो उस टाइप की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल भी परमिट नहीं करती थी। द रियल मीनिंग ऑफ मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड अकॉर्डिंग टू लॉ। उनके लिए मैरिज जो है, रियल मैरिज, वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, जो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट था। वेदर द मैरिज हैज़ द बेसिस इन फीलिंग इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। उनकी शादी में उनकी उस शादी में दो लोगों की आपस में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, यानी कि लव वाली फीलिंग्स या एक दूसरे के लिए अफेक्शन वाली फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती थी। मैटर करती थी तो बस जो उनके जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट या लॉ था वो मैटर करता था, एक कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत से शादी की जाती थी। बट अ डिवोर्स मीन्स टू डिसओबे द मैनेजमेंट ऑफ गॉड। शादी करते वक्त ये माइंड में नहीं रखते थे या ये नहीं देखा जाता था कि फीलिंग्स क्या हैं, लेकिन अगर डाइवोर्स लिया जाता था तो वो कहते थे कि ये जो है ना वो गॉड को डिसोबे किया गया, गॉड की जो है वो नाफरमानी की गई है, विच रिगार्डेड एज इमोरल ट्रीजन एंड हेयरसे, कि इसको बहुत ही मॉरल एक्ट और डिसोबीडियंट वे में जो है वो लिया जाता था। हार्डी इज एब्सोल्युटली अपोज टू द काइंड ऑफ मैरिज विदाउट लव। और हार्डी इस टाइप की जो मैरिज है जिसमें सिर्फ लॉ हो, पॉलिसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, तो वो कहते हैं कि लव विदाउट लव मैरिज इज नथिंग। वो कहते हैं कि शादी में जो है अगर फीलिंग्स नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर शादी का फ़ायदा नहीं है। और यही चीज़ जो है उसने जो है ना लोगों के या कुछ करेक्टर्स के थ्रू डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि वाइल्ड रिवर थॉम्सन की शादी थी और स्ट्रिशिया और वाइल्ड की शादी थी, तो इसमें कोई जो है वो लव वाली फीलिंग्स नहीं थी, कोई किसी के लिए प्योर और लॉयल नहीं था, ठीक है। He does not endorse a marriage arising from a sudden impulse, ठीक है, कि
किसी सडन इम्पल्स की तरह से उसने मैरिज को जो है ना वो इस नॉवल के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, इस इश्यू को इस तरह से डिस्कस नहीं किया। उसका क्या कहना है कि इट डज नॉट इंडोर्स अ मैरिज अराइजिंग फ्रॉम अ सडन इम्पल्स, कि वो एक मैरिज को एक डिक्लेरेशन नहीं समझता था कि सडनली इसको जो है डिक्लेयर कर दिया जाए और बस लॉ के अकॉर्डिंगली, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली साइन कर दें और इस तरह से शादी हो जाती है। बट ही डज नॉट अप्रूव ऑफ द मैट्रिमोनियल नोट ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल विद द लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरिंग अ बेसिस इन लव। ठीक है, वो उसको लगता था कि लव जो है उसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज कुछ भी जो है ना वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। ठीक है, वो उसको अप्रूव नहीं करता। तो इसलिए वो कहता था कि किसी मैरिज को इंडोर्स करना कि आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ शादी करके डिक्लेयर कर देना, ये कुछ जो है वो शादी नहीं होती, उसको ये शादी नहीं मानता था। In his novels, Hardy condemns the sin that capitalism makes the marriage tragedies, कि उसने जो है ये कहने की सीन कमिट किया था, यानी कि सीन इस सेंस में कि उसने वहाँ की उस टाइप की जो कैपिटलिज्म थी उसके अगेंस्ट जाके इसने लिखने की कोशिश की थी। तो जो रूल्स के या लॉ के अगेंस्ट होता है उसको एक सीनरी कहते हैं। तो ऑलमोस्ट उसने एक जो है वो सीन ही कमिट किया था कि कैपिटलिज्म जो सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको कहते हैं, कंट्री की जो ट्रेड है और इंडस्ट्री है। तो उसके अगेंस्ट जाके जो है इसने ये लिखने की कोशिश की थी। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि हार्डी कंडेम्स द sin that capitalism makes the marriage tragedies। उसने क्लेम किया कि जो है कैपिटलिज्म ने मैरिज को ट्रेजिडीज बना दिया हुआ है लोगों की। अटैक्स द पॉपुलर मैरिज व्यू ऑफ कैपिटलिज्म ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के जो कैपिटलिज्म का जो मैरिज सिस्टम था उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया था उस पर इसने अटैक किया था। ठीक है, और इसी वजह से लोगों ने भी इसकी जो है खिलाफवर्जी की थी। और ये जो ऊपर बताया गया ना कि एडवांसमेंट कहीं पीछे रह गई थी और डेवलपमेंट की जा रही थी उस टाइम पे, और जो एडवांसमेंट डेवलपमेंट की गई इस नॉवल के, इन दोनों नॉवेल्स के अंदर, टेस्ट ऑफ द अवेलेबल्स एंड द जॉब ड्यूटी ऑफ सिक्योर के अंदर जो है बताया गया है कि ये जो एडवांसमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कहीं पीछे रह गई थी। तो उसकी वजह ये थी कि न्यू लॉज के अकॉर्डिंगली लोग एग्री नहीं करते थे। उनका मानना था कि उनका और थॉमस हार्डी का ये मानना था कि जो है शादी जो है मोहब्बत के बगैर नहीं होती है, और शादी में दूसरे लॉ और ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मैटर नहीं करते हैं। तो क्योंकि इसकी वजह से लाइफ जो है लोगों की लाइफ ट्रेजेडीज बन गई थी। और ये इसने ऐसा करके इसने कंडेम करके क्रिटिसाइज करके एक अटैक किया है उस टाइम की कैपिटलिज्म पे। ही पोर्ट्रेज द रेबेलियस फिगर्स। उसने रिबेलियस फिगर्स इसीलिए पोर्ट्रे किए हैं अपने नॉवल के अंदर, जैसे स्टेशिया और वाइल्ड, डेट आर नॉट प्रॉपर फॉर द सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए सुटेबल नहीं है, एंड कीप ऑन परसुइंग द फ्रीडम ऑफ लव एंड मैरिज। और उसने परसू करने की कोशिश की है कि लव और मैरिज में इंसान की फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के साथ इन दोनों स्टेप्स को जो है वो ले, अपनी ज़िंदगी में स्टेप ले। He expounds his systematic and overall ideal view of life of love and marriage है यहाँ पे। ठीक है, वो एक इसको जो है सिस्टमेटिक नहीं समझता, बल्कि ओवरऑल एक आइडियल व्यू जो इंसान की अपनी, हर इंसान की एक आइडियलिज्म होती है उसके यहाँ से जो व्यू है उसको फोकस करता है ये। The more Hardy senses the life of reality, जितना वो reality को समझता है जिंदगी की, the more tragedies he notices in patriarchal society which used to be serene and simple. The decline of traditional order, वो जितना जो है उसने समझा, वहाँ पे जो लोग थे वो क्या कहते हैं, सोसाइटी विच यूज टू कि जितनी जो ट्रेजिडीज ने नोटिस की उस टाइम पे लोगों के इन्हीं फैसलों की वजह से, और इनको डिक्लाइन करता है वो ट्रेडिशनल ऑर्डर इन सिंपल। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्डर, इनको वो डिक्लाइन करता है। ट्रेडिशनल ऑर्डर में जो ये जो लॉ और कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें हैं, द इम्पोवरिश्ड
इम्पोवेरिश कंडीशन ऑफ स्मॉल स्केल पीजेंट इकोनॉमी, यानी कि जितने जो छोटे तबके के लोग थे जो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनके बारे में इसने द इम्पोवेरिश्ड कंडीशन बहुत ही पुअर और मिजरेबल जो कंडीशन होती है ऑफ स्मॉल स्केल पीजेंट इकोनॉमी, जो बहुत ही लोअर तबके के लोग हैं। द अटैक ऑफ इवल पावर, जो शैतानी तबके शैतानी ताकत का कहने के उनके अटैक था। एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्योर एंड ऑनेस्ट कंट्री पीपल, उनके बारे में ये ज़्यादा अपना कंसर्न शो करता है। उसका ये मानना था कि ये असल जो है ना जो कैपिटलिज्म ने रूल एक लॉ और कॉन्ट्रैक्ट वाला सजेस्ट किया है, ये असल में लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद तो कर रहा है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो पुअर पीपल हैं उनकी ज़िंदगियां ज़्यादा इससे अफेक्ट पड़ रही हैं। ये एक अटैक ऑफ इवल पावर, यानी कि इवल पावर की हैसियत से अटैक है किसका, कैपिटलिज्म का, ठीक है, उसको इवल पावर कहा गया। At last his eyes, which used to be longing for sunshine and flower, turned rather dim, and his songs of aspiring sweet tomorrow disappear. यानी कि उसका क्या हुआ कि his eyes which used to be longing for sunshine, उसको लगता था कि शायद अच्छा वक्त आएगा, sunshine यानी कि कोई brightness, कोई bright and day आएगा, और flowers जो फूल खिलेंगे, बाहर का, हम कहते हैं ना बाहर का मौसम जो है एक उम्मीद दिलाता है आपको, तो इसीलिए इसकी उम्मीदें थी, लेकिन वो बहुत जल्द ख़त्म हो गई कैपिटलिज्म के सिस्टम की वजह से। टर्न रैदर डेम, जो कि ख़त्म हो गई, डेम हो गई, ठीक है, हल्की हो गई। एंड हिज सॉन्ग्स ऑफ एस्पायरिंग स्वीट टुमारो डिसअपियर, यानी कि एक नए अच्छे नए कल की जो स्वीटनेस और एस्पायर करना, यानी किसी को इंस्पायर करने वाली जो उसकी मेलोडी थी, उसके जो सॉन्ग्स थे वो डिसअपियर हो गए, यानी कि कहीं गायब हो गए उनकी पॉलिसी की वजह से। When Hardy amplifies his fine artistic imagination to sing high praises for his lovely patriarchal society, अपनी patriarchal society जो नेटिव्स थे और जो अपने वतन से मोहब्बत करते थे, उस सोसाइटी को जब उसने उनके यानी कि आर्टिस्टिक इमेजिनेशन के लिहाज से उसने उनको एम्पलीफाई करने की कोशिश की और उनके हाई प्रेजेस को समझने की कोशिश की। कैपिटलिज्म इन ब्रिटेन ग्रेजुअली डिवेल्प इटसेल्फ, वो एक तरफ उनके ऊपर टर्की को समझने की कोशिश करता था, दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे कैपिटलिज्म की ब्रिटेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही थी। फ्रॉम द एंड ऑफ द 1870s to the middle of the 1880s, following the absolute superiority of capitalism in politics and economy, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी यानी कि लेन देन या जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थी मुल्क की, उस लिहाज से ये सुपरियोरिटी की तरफ जा रही थी। कैपिटलिज्म जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है क्या लगे राइस की तरफ जा रही थी, रूज की तरफ जा रही थी, ठीक है। वो टाइम क्या था, by the end of 1870s to the middle of 1880s, ठीक है। The power of the capitalist class permeates into the country quickly, बहुत तेजी से जो है फैल गई उनकी पावर। The patriarchy in Wessex, वहाँ के जितने भी मुहब्बतन लोग थे वेसेक्स में, is shaken unexpectedly, वो बिल्कुल उनका जो है वो हिल के रह गए, कहते हैं ना शेकन, हिला देना। तो उनको कह लें कि जैसे हम कहते हैं ना कि महंगाई एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से इस पे इफेक्ट पड़ता है, जो गरीब लोग हैं जो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए से उनकी जो ये सोशल चेंजिंग्स की गई थी कैपिटलिज्म के थ्रू, वो उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में असर पड़ा। एंड मैनी लव एंड मैरिज ट्रेजिडीज आर परफॉर्म्ड ऑन द लाइफ स्टेज, और इसकी वजह से उन इस सिस्टम की वजह से, लव और मैरिज के इस सिस्टम की वजह से जो कैपिटलिज्म ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी वजह से उनकी लाइफ में ट्रेजिडीज हुई और उनकी ज़िंदगियाँ इस स्टेज पर पहुँच गई। Although Hardy still stands for the conventional patriarchal view at that time, उनके जो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो बहुत ज़्यादा उनकी कदर करता है और उसको समझता है, उसको उसने इस व्यू के अकॉर्डिंगली शो करने की कोशिश की है कि मतलब उनकी फीलिंग्स भी कितनी इम्पोर्टेंस है। एंड मेक्स दीज लव ट्रेजेडीज सो मिजरेबल इन वेज एंड लाइफ, और इसीलिए उनकी फीलिंग्स को समझते समझते ये बताया है कि इनके जो रूल्स कैपिटलिज्म के जो ये जो लॉ था, इसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी
इसी लव जो है ना पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट और लॉस की वजह से उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल थी एंड रिवील्स एंडलेस सिंपैथी एंड पिटी, और इस हद तक उनको बना दिया कि वो उन पे सिंपैथी यानी कि हमदर्दी और उन पे तरस खाया जाए उन कैरेक्टर्स पे. As an austere author of a realism, he never attempts to paint pretty pictures about the reality in his works. उस टाइम की रियलिटी को वो उसने बहुत ही फैंटसाइज नहीं किया, बहुत प्रिटी तरीके से उसको पिक्चराइज नहीं किया अपने नॉवल के अंदर. He always faithfully details the certainty of love tragedy. Love tragedy को उसने faithfully और बहुत truly present किया है उस टाइम पे जो हो रहा था. The thoughts, feelings, and experiences of the protagonists in Hardy's novels are all superior to the people around them contemporaneously. ये जो सारे फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और थॉट्स हैं वो हर इंसान के जो है उसके लिए वो सुपीरियर उसने प्रेजेंट एज अ सुपीरियर यानी कि बर्तर बनाने की कोशिश की है कि ये सब के जो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस हैं ये सबसे ज़्यादा बढ़ के हैं, ना कि ये लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह. तो उनकी जो मिजरी थी एक्चुअली इसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया और यही उसका व्यू था, जिसकी वजह से हमें ये जो कैरेक्टर ऑफ क्लाइम है ये बहुत ज़्यादा पीटीफुल नज़र आता है. हालांकि वो हीरो है, ठीक है, नॉवल का, इसलिए हमें वो पीटीफुल नज़र आता है, सिंपथाइज करते हैं हम उसको देख के. तो उसका जो बेसिक एम था इस नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स को मिजरेबल बनाने का, वो उस टाइम की जो कैपिटलिज्म थी वो थी. ठीक है, तो जब मैरिज और लव पे व्यूज होते या थॉमस हार्डी के व्यूज हो जाए लव मैरिज पे या कैपिटलिज्म पे, तो आपने ये सारा लिखना है और एक्सप्लेन भी करना है. For instance, in Asticia's eyes, Acton Heath is a prison which puts fetters on her love, happiness, and so she often prays to God to bestow a great love upon her. तो यहाँ पे हेथ का जो रिलेशन है एस्टेशिया से वही दोबारा डिस्कस हो रहा है. द हेथ इज अ सिंबल ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन इन डिमांड्स इट्स पीपल to act in line with tradition, custom and morality, so it cannot bestow love and comfort on Astacia. यानी कि वो लोगों से डिमांड करता है कि उसके ट्रेडिशनल कस्टम के लिहाज से उसको भी फॉलो किया जाए, उसको उसके साथ चला जाए, जो कि जिसकी वजह से एस्टेशिया को वो कंफर्ट और लव नहीं मिला क्योंकि वो उसके अगेंस्ट चली थी. Astacia attempts not to obey the traditional love and marriage under the background of Acton Heath in Wessex. उसके बैकग्राउंड को या वेसेक्स के उस कंडीशन को उसने फॉलो नहीं किया था और लव और मैरिज के लिहाज से उसने अपने करने की कोशिश की थी, डिसोबे किया था, इस वजह से उसके साथ ट्रेजेडी हुई. देयरफॉर शी हैज टू बी एन इमोलेटर. इमोलेटर यानी कि इमोरलिटी को जो शो करता है, ठीक है, ऑफ नॉर्मल लव एंड लव व्यू एंड चोस डेथ. और यही उसके साथ ट्रेजेडी हुई, वही चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फर्दर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी यहाँ पे. शी इज़ टिपिकल ऑफ हार्डीज कैरेक्टराइजेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड. वो हार्डी के कैरेक्टराइजेशन में जो है बहुत इसको टिपिकल तरीके से बताया गया है. हर लव इज सो इजी एंड इनडिस्क्रीट एंड अवॉइड ऑफ मोरालिटी. मोरालिटी को उसने अवॉइड किया, यानी कि मॉरल वैल्यूज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी. She keeps dating with a hypocrite called Wilde secretly. She knows it is not true love, but still plays this game that means nothing. उसको पता था कि जो है ये ट्रू लव नहीं है, फिर भी ये गेम खेलना वो बंद नहीं करती और खेलती चली जाती है. इसकी वजह से दूसरों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है इसकी वजह से. From her story, one can conclude that Statia's tragedy is due to her dissolute character. हर हम इसे समझ सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टिशा की ट्रेजेडी किस वजह से हुई. वीक व्यू ऑफ मॉरलिटी, उसका जो मॉरल वैल्यूज़ के लिहाज से जो उसका व्यू था वो बहुत वीक था. एंड स्ट्रॉन्ग वेंग्लोरी, एक बहुत विलन वाली जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको बहुत स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट किया इसने. शी हैज़ ओनली हर सेल्फ टू ब्लेम. वो सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकती थी जो कुछ उसने किया था. किसी दूसरे या तीसरे को वो ब्लेम नहीं कर सकती थी कि इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरी इस ट्रेजेडी की या इस कंडीशन की इन प्रॉब्लम्स की वजह कोई और बना है या इसके पीछे इसका हाथ है वगैरह वगैरह. तो जो कुछ उसके साथ हुआ, जो कुछ उसने पाया, ट्रेजेडी उसके साथ हुई, उसमें उसका अपना जो है ना वो कैरेक्टर था, अपनी वीकनेस थी, अपनी जो मॉरल व्यूज थे उसकी वजह से ऐसा हुआ उसके साथ. ऑन द कंट्रेरी, अगर हम इसके अगेंस्ट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अनदर व्यू इज दैट स्टेशिया इज अ
ब्रेव फीमेल हू स्ट्रगल्स अगेंस्ट सोसाइटी फॉर हर फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। यानी कि एक तरफ हम उसकी मोरालिटी और नेगेटिविटी को देखें तो वो उससे हट के अगर हम देखें तो वो क्या थी, एक ब्रेव फीमेल कैरेक्टर थी, ठीक है, जो सोसाइटी में रहते हुए अपनी फ्रीडम और हैप्पीनेस के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है। To stress her dissoluteness and vainglory is because they ignore her positive side of opposing the old tradition and pursuing human nature, which should be praised. उसे उसकी वजह ये थी कि उसने जो कुछ भी ऐसा किया वो ये था कि अगर वो इन ट्रेडिशन के अगेंस्ट थी और ह्यूमन नेचर, मुझे लगता था कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए और यहाँ पे लोगों को अपने आप को चेंज करना चाहिए, या इस तरह के लोग वो पसंद नहीं करते थे वो इस वजह से, क्योंकि उनकी बैकवर्ड जो एक सोच थी उसकी वजह से। तो लोगों ने उसको समझने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों अपोज कर रही है, ठीक है। तो उसकी पॉजिटिव साइड किसी ने देखने की कोशिश नहीं की, उसको नेगेटिवली देखा गया और समझा गया। तो ये जो है ना उसका कहने के उसकी ब्रेवनेस थी, और एक जो है ना उसको कहने के एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स कोई इसको जो है वो समझ नहीं पाया। तो एक्चुअली उसका ये सेकंड पॉइंट है उसकी पर्सनालिटी का, जो हम देख सकते हैं कि जो है उसने पॉजिटिवली जो है अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश की थी, अपग्रेड करने की कोशिश की थी, लेकिन सम ऑफ हर बैड क्वालिटीज शी कुड नॉट मैनेज इट, ठीक है। ओके, यस, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, हम इस व्यू के लिहाज से क्या कह सकते हैं, अंडर सच अ क्लोज कंजर्वेटिव एंड बैकवर्ड ट्रेडिशन इन एग्डन हेयर के अंदर जो एक बैकवर्ड टाइम पीरियड चल रहा है और जो लोगों के व्यूज चल रहे हैं तंग नजर टाइप के, स्टेशियाज परसुइट एंड रेबेलियन आर टू नेचुरल। यानी कि उस लिहाज से उस माहौल में रहते हुए कोई भी जो है उन व्यूज से बगावत करना एक नेचुरल सी बात है, कि लोगों के बुरे जो पुरानी रवायात हैं और पुराने ख्यालात हैं और उनकी जो बातें हैं जिस तरह से उन्होंने स्टेशिया को बना दिया। So here we are going to continue the remaining lecture of this topic. Due to some internet connection and now obviously the electricity of Pakistan load shedding has interrupted. So यस, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए जो है ना मैंने ये शॉर्ट वीडियो दोबारा से स्टार्ट की है। तो आई होप कि आप भी उतनी ही मेहनत करें इसको समझने में, और इसको जब उसका लेक्चर आप अटेंड करें तो उसको उसी तरह से आप मेहनत करें जितना से मैं मेहनत कर रही हूँ इस लेक्चर को जो है कंप्लीट करके, ताकि आप लोगों को कोई भी इसमें जो है ना वो कसर ना रह जाए, ठीक है। तो यस, हमने थोड़ा-सा हमारा रह गया था यहाँ से लास्ट थर्ड पैराग्राफ था या सेकंड लास्ट पैराग्राफ था। यस, एस्टेशिया एक फीमेल कैरेक्टर के लिहाज से हमने इसका डिस्कस कर रहे थे हम इसकी फ्रीडम और हैप्पीनेस पे, कि अपनी फ्रीडम और हैप्पीनेस के लिए वो किस कदर उसने जो है सोसाइटी में स्ट्रगल की है एज अ ब्रेव फीमेल कैरेक्टर। ये वो एक अकेली थी जिसने जो है इतनी ब्रेवली अपने लिए स्ट्रगल की थी, और इसकी जो है इसके जो पॉजिटिव साइड है वो किसी ने भी देखने की कोशिश नहीं की, और क्योंकि शायद वो ट्रेडिशंस के और जो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट थे, वहाँ के रहने वाले एग्डन हेथ के जो नेटिव्स थे वो उसको एक्सेप्ट कर चुके थे उस चीज़ को, लेकिन ये चाहती थी कि उस तरह के जो बैकवर्ड एरिया है और जो लोग हैं जो उसके बारे में एज अ विच सोचते हैं, वो इस तरह के माहौल से बाहर निकलना चाहती थी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वो गलत नहीं थी, बस उसका गलत कहाँ पे थी, उसका तरीका गलत था। उसने जो जिस तरह से अपने मकसद को परस्यू करने की कोशिश की वो उसका गलत था, उसमें वो जो है ना शी वॉज मिस्टेकन हेयर देयर। तो उन अगर अपने कैरेक्टर्स की उन जो है वो फॉल्ट्स को अगर वो ओवरकम कर लेती बाय द टाइम, तो मे बी वो शायद एक बेहतर तरीके से जाने की कोशिश करती तो शायद वो पा लेती, ठीक है, जो वो चाहती थी वो पा लेती। लेकिन
यहाँ पे शायद इसके साथ यही होना लिखा था क्योंकि राइटर ने भी इसको यही ऐसे प्रेज़ेंट किया है कि एक तो नेचर का इंसान के साथ रिलेशन क्या है, इंसान नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करे, तो उसके साथ क्या होता है। और सेकंडली जो भी करैक्टर में जो है अपने आप में जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आता है या अपने आप को चेंज नहीं करता अकॉर्डिंगली बाय द टाइम, तो वो अपना ही नुकसान करते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट ऑफ व्यू हम जो जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि लव एंड मैरिज के जो व्यूज़ हैं हार्डी के, ठीक है। वो क्या है कि उस टाइम पे जो कैपिटलिज्म थी उनका ये सोचना था, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ बेस पे जो मैरिज के रूल्स डेवलप किए थे उनके अगेंस्ट था, ठीक है। हार्डी का मकसद अब आपको बेसिकली ये जब भी आप लेक्चर ये वाला अटेंड करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हार्डी ने जो ये नावल लिखा वो किस बेस पे लिखा, ठीक है। हमने शुरू में जब वेरी फर्स्ट टाइम ये नावल डिस्कस किया था तो हमें हुआ था कि इसके हीरोज़ को उसने पीटीफुल क्यों बनाया हुआ है। हीरो तो हीरो होता है, लाइक उसमें उसका एंड जो है सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे इसको इतना पीटीफुल बना दिया गया क्लाइम को कि इंसान या रीडर जो भी इसको पढ़े उस पे तरस खाए। तो उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ये लव और मैरिज का जो व्यूज़ है उस टाइम पे जो कैपिटलिज्म थी 1890s के टाइम पीरियड में 1870 से लेके 1880 और 90s तक, वो उस टाइम पीरियड में लोगों के इस डेवलपमेंट की वजह से उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, उनको उन रूल्स को फॉलो करते हुए चलना पड़ा। और फिर जब ये एक सिलसिला चल पड़ा तो लोगों की लाइफ में कैसे ट्रेजेडीज़ आई, उन लोगों की ज़िंदगियों में कितने वो मीननेस हो गए थे और मतलबीपन बहुत ज़्यादा उनमें आ गया था, कितना किस हद तक वो जाने लग गए थे, ठीक है। वल्गैरिटी और विलननेस वाली जो क्वालिटीज़ हैं हमें वो नज़र आती हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को उसने नॉवल के अंदर कैपिटलिज्म पे क्रिटिसिज्म करते हुए दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिशा के जब हमारे पास हमें क्वेश्चन आपको आ जाता है पेपर में कि हार्डे के व्यूज़ प्रेजेंट करें उस टाइम की कैपिटलिज्म के रेफरेंस के साथ, या हार्डे की जो थीम है मैरिज और लव की उसको डिस्कस करें, चाहे थीम ही कहा गया हो, थीम के अंदर भी आपने इसी को रेफरेंस देना है, आपने हिस्ट्री का रेफरेंस देना है कि कैपिटलिज्म का ये था, जो अभी जो आपने ये सारा लेक्चर लिया ये सारा आपने जो है ना साथ साथ लिखते ना, और आप साथ साथ आपने प्रूव करते जाना है एक एक पॉइंट लिख के कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हमें नज़र आते हैं, उसकी पैसिमिज्म भी हमें इसीलिए नज़र आती है, हमें इसके थ्रू ये उसके यही व्यूज़ नज़र आते हैं कि वो लॉ और कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अगेंस्ट था, वो विदाउट लव और फीलिंग्स और थॉट्स जो मैरिज होती हैं उसके अगेंस्ट था। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना आपने लाजमी डिस्कस करना है, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया पूछा गया हो लव और मैरिज के लिहाज से, थॉमस हार्डी के का पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिस्कस करना हो, या आपको थीम्स डिस्कस करनी हो लव और मैरिज की, या इसके इशू को या किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपने यही इश्यूज़ और इसी तरह से आपने उसको एक्सपेंड करके डिस्कस करना है, ठीक है। तो यस आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू अंडर सच अ क्लोज कंजर्वेटिव एंड बैकग्राउंड कंडीशन इन एवरी हेथ, इस हद तक तंग नज़र और बैकवर्ड कंडीशन जो एग्रन हेथ में थी, शी एस्टेशियाज परसुइट एंड रेबेलियन आर टू नेचुरल, यानी कि अगर कोई भी इसकी जगह होता तो वो शायद यही करता, कोई और जैसे हम आप खुद को एज्यूम करें कि ऐसे माहौल में जहाँ पे आपको बहुत ही बैकवर्ड टाइप की सोच के साथ और कंजर्वेटिव लोगों का जो एक एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वहाँ पे आपको रहने की आपको मजबूरी होती है आपकी रहना वहाँ पे, और आपको रहना पड़ता है, तो आप ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट आने की कोशिश करेंगे, आप वहाँ से खुद को निकालने की कोशिश करेंगे। जब आपके पास एजुकेशन होगी, आप एजुकेटेड होंगे और आपके पास सेंस ऑफ रेबल होगी और आपको खुद को अपग्रेड करना चाहते होंगे, आप समझते होंगे कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ, तो आप ऑब्वियसली उसके लिए स्टैंड देंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड जो स्टेशिया की हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है, ठीक है। ओके, इन द पॉपुलर ड्रामाज एंड नॉवेल्स ऑफ दैट टाइम, उस टाइम के जितने भी नॉवेल्स और ड्रामाज थे, जितने भी पॉपुलर थे, मोस्ट ऑफ द प्रोटोगनिस्ट्स आर मेल्स, बहुत सारे जो प्रोटोगनिस्ट थे वो मेल थे, फीमेल्स बहुत कम रही हैं। हार्डी डज नॉट राइट नॉवेल्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल पैटर्न। अब आपने देखा होगा कि जो क्लासिकल नावल आप लिखते हो ना, क्लासिकल नावल का मतलब ये है, ये मैं क्लास में भी एक दफ़ा फिर अगेन रिपीट कर लूँगी
क्लासिकल नावल का मतलब ये है कि जिसमें ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो किया जाता है, जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, यानी कि जिसमें मॉरल सोशल वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिसमें जिस तरह से शेक्सपियर ने क्लासिकल ड्रामाज में प्रेजेंट की हुई हैं, ठीक है। तो जहाँ पे वो ट्रेडिशनल पैटर्न जो है इसने हार्डी ने अपने नॉवेल्स के अंदर फॉलो नहीं किया हुआ, इसलिए इसके नॉवल फिक्शन नॉवेल्स है। ही डज नॉट टेंड टू यूज द हैप्पी रीयूनियन एंडिंग्स। वो हैप्पी एंडिंग पे भी बिलीव नहीं करता। उसको ये बेसिक एम ये था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं उस टाइम की, उसको डिपिक्ट किया जाए, उनको क्लेम किया जाए, उनके अगेंस्ट स्टेप लिया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए। और दूसरा ये कि वो ज़रूरी नहीं कि हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि इंसान की वो रियलिटी प्रेजेंट करता है और इस इंसान की रियलिटी में हैप्पी एंडिंग उसकी बहुत कम होती है। ट्रेजेडी होती है, उसके ज़िंदगी में गम होते हैं, खुशियाँ भी आती हैं लेकिन गम भी होते हैं, और इस तरह का जो है ना वो एंड नहीं होता जिस तरह के ट्रेडिशनल नॉवेल्स में दिखाया जाता है, क्लासिकल नॉवेल्स में दिखाया जाता है। वहाँ पे हीरो को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, हीरोइक उसकी क्वालिटीज़ दिखाई जाती हैं, और हीरो का जो एंड होता है, उसकी लव स्टोरी, उसका मिलना, तो ये उसकी ये क्लासिकल जो है ना वो क्वालिटीज़ हैं क्लासिकल ड्रामास की, नॉवेल्स की, जो कि इसके नॉवेल्स में आपको नहीं नज़र आएंगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही ऑलवेज एंड्स हिज स्टोरी विद ट्रेजेडी। और क्लासिकल पैटर्न और ट्रेडिशनल पैटर्न के अगेंस्ट जो है इसकी स्टोरी, जिसका एंड ट्रेजेडी की फॉर्म में होता है, ठीक है। But the love tragedy of this glittering figure and miserable ordeal, इन सारी जो ट्रेजिक लव स्टोरीज थी इनके थ्रू इसके जो मिजरी इसने प्रेजेंट किया है, हार्डे mercilessly criticizes the hypocritical law, morality, religion, and merit system which kill the nature of human being in the capitalist world। यानी कि उसने बहुत बेरहमी से इस हिपोक्रिटिकल लॉ को, वहाँ उस टाइम की मॉरलिटी को, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाने लगी थी, फिर रिलीजन को भी पीछे रख दिया गया, और मैरिज सिस्टम जो डेवलप किया गया उसके अगेंस्ट आ गया। उसने जो ह्यूमन बींग्स के लिए ये एक बहुत ही वायलेंट टाइप का प्रूव हुआ उस टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट जाके उसने ये मर्सीलेसली क्रिटिसाइज किया है इस नावल के अंदर, या बल्कि अपने दूसरे नॉवेल्स के अंदर भी, जैसे इन जूड द ऑब्सक्योर। इस नॉवल के अंदर ही हैज़ ऑब्जर्व द ह्यूमन नेचर डीपली। उसके अंदर भी इसने ऐसे ही ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट किया है, जिसमें उसने डीपली इसको ऑब्जर्व करते हुए लिखा है। ही अंडरस्टैंड्स देयर कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर एंड डिस्प्लेज देम टू द रीडर्स विदाउट अवॉइडिंग देम एज तबू। वो इंसान के जो है कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर को, उनके रिएक्शंस को, और रीडर्स को किस तरह से वो डिस्प्ले हो रहा है और किस तरह से उनके लिए अंडरस्टैंडेबल बनाना है, और कहाँ पे लाइक उनके कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर को कैसे प्रेजेंट करना है, ये इसने इस नावल के अंदर जो है जोड दी ऑब्सक्योर, अगर आपका कभी इत्तेफाक हो पढ़ने का तो आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। इसके नॉवेल्स को आपको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक जो है इसने अपने नॉवेल्स के अंदर रियलिटी को और क्रिटिसिज्म किया है वहाँ की उस टाइम की कैपिटलिज्म को। तो ये आपको जो है पढ़ने के बाद ही अच्छी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो लास्ट लाइन में ये ही अंडरस्टैंड्स देयर कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर, यानी कि उस नॉवल के अंदर जो है उन कैरेक्टर्स की कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर को समझते हुए और सोच समझ कर लिखना उसको, ठीक है, उसने लिखा है। एंड डिस्प्लेज देम टू द रीडर्स, जो जिस तरह से वो जो है वो डिस्प्ले होंगे रीडर्स को, वो भी इसने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए लिखा है। विदाउट अवॉइडिंग देम एज ताबू, यानी कि वो करेक्टर्स अवॉइडेबल नहीं थी, इस तरह से उनको लिखा गया। ताबू कहते हैं कोई चीज़ जो हराम या मना होती है, फोबिडन होती है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे विदाउट अवॉइडिंग दम एज तबू, जो कि जिसको हम कहते हैं ना कि इसको तो ना ही पढ़ो तो बेहतर है, ममनून चीज़ या मना कर देना, तो बोरिंग होते हैं या शायद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, हम इसलिए सब कुछ कैरेक्टर्स को हम माइनर कैरेक्टर्स समझ के या इम्पोर्टेंट ना अनइम्पोर्टेंट समझ के हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो वो अवॉइडेबल कैरेक्टर्स इसके नहीं थे, ठीक है। उनकी डिस्प्ले और उनके जो कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर थे उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया रीडर्स के लिए और अट्रैक्टिव बनाया। तो इस तरह से उसकी जो है डिस्क्रिप्शन है नॉवेल्स के अंदर, और यही उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप कि ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि हाँ थॉमस हार्डी का ये नॉवल लिखने का मकसद क्या था एक्चुअली, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है।
इसको कैसे कहाँ पे आप लिख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। अगर नहीं आपको अभी भी समझ आए तो इसको रिज्यूम कर लेना, पीछे से जो है आप रिवर्स करके इसको सुन सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चंस बताए कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस टॉपिक के अंदर आप इनको लिख सकते हैं, वो आप उसको अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लें, बल्कि नोट कर लें अपनी नोटबुक्स पे, अपने नोट्स पे साथ साथ मेंशन कर लें कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिमाइंड करवाती हैं, जब आप दोबारा इन लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो फिर आप यही छोटी-छोटी चीज़ें आपको रिमाइंड करवाती हैं कि इसमें मैंने ये पढ़ा था और मैंने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट कर लिए थे, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस lecture, and I'm deadly tired now. Not able to speak anymore. So take care of yourself. सारे के सारे आप लोग मरीज बने हुए हो क्लास में, तो आई होप कि आप लोग जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी स्टडी को कम बैक करो और कंटिन्यू करो, इसको फोकस करो इस पर, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो चुके हैं। सो होपफुली आई विल अरेंज योर क्लासेस दिस वीकेंड ऑन संडे इंशाल्लाह। So we'll see you in the next lecture with a new topic inshallah. And don't forget to remember me in your prayers as well. We'll see you in the next lecture. Till then, take care of yourself, of your family, of your study, and of your health. Till then, Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.